येस हेलो फ्रेंड्स, दिस ज्योति शुक्ला। वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं यहाँ पर यूपी पीएससी आरओ के काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी को एक एक करके डिस्कस कर रही हूँ। जिसमें आपने देखा होगा कि हमने डिस्कस किया था प्रीलिम्स का जो आरओ का 2021 में क्वेश्चन हुआ था, क्योंकि लास्ट टाइम में 2021 में पेपर हुआ है, उसके बाद अभी पेपर नहीं हुआ है प्रीलिम्स का। तो 2021 के बाद अभी 2023 में फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है, तो इसकी प्रिपरेशन होप सो आप जो है वो बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो हमने 2021 के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए थे, वो हिंदी और जीएस दोनों को किया था। एंड उसी के साथ में हमने मेंस में जो जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 120 उनको डिस्कस किया था। और हिंदी का जो सेकेंड पेपर होता है 60 मार्क्स का क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो उसको भी हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाकर के जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जाओगे तो आपको सारी वीडियोस जो है एक सीरीज में मिल जाएंगे। अब इसी आरओ में एक रिटन पेपर होता है हिंदी का, जो कि आपको 2.5 घंटे को देखने का 2.5 घंटे का होता है, ठीक है। अब ये 2021 का ही प्रीलिम्स वाला है, इट मीन्स 2021 का जो फॉर्म आया था उसी का पेपर मेंस का 2022 में हुआ था, यानी पिछले साल हुआ था। तो हम उनको देखेंगे आज। हिंदी का इसमें होता है सामान्य हिंदी व आलेखन, ये आपको 100 नंबर का देखने को मिलता है। इसमें ये पूरा का पूरा रिटिन पेपर होता है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या कुछ इसमें दिया होता है। तो इसमें देख सकते हो आपके सभी प्रश्न अनिवार्य होता है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दाहिनी ओर दिए गए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर न केवल मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को आपको दिखाऊंगी, बल्कि उसका फॉर्मेट किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके का आंसर लिखा जाता है, उन सारी चीज़ों को भी मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी जो कि आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो मिलता है वो आपका पूरा पैरा मिलता है, जैसे आपको रीड करना होता है और उसका सार वगैरह लिखना होता है। तो आप देख सकते हो निम्नलिखित गद्य अवतरण को ध्यान से पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ देख सकते हो कि शिक्षा का अर्थ जीवन जीने, शिक्षा का अर्थ है जीना सीखने की कला। हम जानते हैं समाज में अतः शिक्षा का मूल स्रोत है समाज। इस प्रकार शिक्षा और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा व शिक्षण संस्थाओं का समाज में विशेष महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहीं से भावी नागरिक ढल कर निकलते हैं। आज समाज के मूल रूप को परिष्कृत करते हुए नैतिक शिक्षा के प्रश्न पर विशेष बल दिया जाने लगा है। यह आवश्यकता अनुभव की गई है कि हमारी मान्यताओं का स्खलन हो रहा है। सामाजिक जीवन में जो अनैतिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसका मूल कारण है नैतिक शिक्षा का अभाव। अब देखो, अब यहाँ पर एक एक करके अगर हम पढ़े तो काफ़ी टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। आप बेटर होगा कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप पढ़ लो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इसको आप रीड आउट कर सकते हो। अब देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर। प्रस्तुत गद्य अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अब अगर आपने इसे पूरा पढ़ लिया, ठीक है, अगर मैं नीचे भी थोड़ा सा पढ़ देती हूँ 1-2 सेंटेंसेस। अतएव विद्यार्थी में प्रारंभ से ही चरित्र निर्माण एवं देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए, उनमें दृढ़ संस्कारों का निर्माण करने के लिए नैतिक शिक्षा देना अति आवश्यक है। नैतिक शिक्षा के बिना स्वस्थ समाज की संकल्पना असंभव है। तो इस तरीके से स्टांजा होता है आपका, ये आपका गद्यांश होता है, इसको आपको पढ़ना होता है। अब इसका आंसर अभी आप ढूंढने की कोशिश करो, आप सोचो कि क्या कुछ हम लिख सकते हैं। इसके बाद अभी लास्ट में मैं आपको इसका आंसर भी दिखाने वाली हूँ। प्रस्तुत गद्य अवतरण का सारांश लिखिए। तो आपने जो अभी इस गद्यांश को पढ़ा है, पूरे पैराग्राफ को पढ़ा है, उसका सारांश क्या होगा, इसमें संक्षिप्त तो उसकी समरी क्या होगी, उसको आपको लिखना होता है। प्रस्तुत गद्य अवतरण को रेखांकित अंशों को की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर देखो रेखांकित अंश हैं, ठीक है। अभी यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर के पूरा इधर तक आपका ये यहाँ तक समाज तक आपका रेखांकित किया गया है, नीचे अंडरलाइन है। फिर यहाँ पर ये वाला आप देख सकते हो सेंटेंस जो है वो पूरा अंडरलाइन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन जो है ये सेंटेंस अंडरलाइन किया गया है। तो इसी का आपको अर्थ भी लिखना है, ठीक है। तो अंशों की संक्षेप में व्याख्या करनी है। तो ये आप देख सकते हो कि 3 मार्क्स के 3, 6, 12 मार्क्स को आपको क्वेश्चन यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। मतलब एक गद्यांश से आपको 6, 3, 9, 12, 21 नंबर के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। आगे आते हैं दूसरा दिया है कि एक सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लिखिए। एक पत्र देखो आपको पूरा लिखा हुआ मिलेगा, उस पत्र को आपको संक्षिप्त में टेबल फॉर्मेट में जो है वो लिखना होता है। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके का ये जो है पत्र है। तो प्रेषक का नाम दिया हुआ है सचिव शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, सेवा में शिक्षा निदेशक
तो ये किसने भेजा है, ये प्रेषक का नाम हो गया और ये पत्रांक संख्या हो गया, और उसी के बाद में ये दिया हुआ है कि किसको भेजा गया है। तो ये शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज को भेजा गया है। यह दिनांक दिया हुआ है। विशेष विषय क्या है इसके बारे में दिया है। फिर जो भी पत्र का सब्जेक्ट है उसको लिखा गया है। इसके बाद भवदी, ये लास्ट में, जैसे कि हम लास्ट में लगाते हैं योर सिंसरली, ट्रूली, फेथफुली इंग्लिश में, उसी तरीके से यहाँ पर भवदी हो गया। पृष्ठांकन संख्या, दिनांक, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब इसी को आपको टेबल फॉर्मेट में करना होता है। अभी अगर आप टेबल फॉर्मेट में कर लेते हो तो आपको 15 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। अभी इसका आंसर मैं दिखाऊंगी, डोंट वरी। अभी सिर्फ आप एक बार क्वेश्चन से गो थ्रू हो ले कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अर्धशासकीय पत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका लिखित प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। देखो ये अर्धशासकीय पत्र क्या होता है और वो किस तरीके से लिखा जाता है उसको बताना है आपको। तो ये आपको 8 मार्क्स का देखने को मिलता है। इसी तरीके से कार्यालय आदेश किसे कहते हैं और इसका एक उदाहरण दीजिए, वो भी आपको एक फॉर्मेट लिखना होगा, ये भी 8 नंबर का। विज्ञप्ति का आशय स्पष्ट करते हुए इसका एक उदाहरण लिखिए, इसको भी आप करेंगे तो ये भी आपको 8 मार्क्स है, यानी 8 × 3 मार्क्स है, यानी 24 मार्क्स का ये आपको देखने को मिलता है। इसके बाद है अंग्रेजी शब्दों का हिंदी के रूप में लिखिए, इसका मीनिंग लिखना है। ठीक है, तो इंग्लिश से हिंदी, प्रोविजो, बाय लॉ, अबंडमेंट और इसके बाद है आपका कॉरिगेंडम, इसके बाद कैडर, इनके बारे में भी आप लिखोगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। इट मीन्स नहीं, ये आपको 3 मार्क्स, ये क ख ग करके है 3 पार्ट्स में। तो ये आपका पूरा जो है ये ठीक है 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स का है मतलब एक मीनिंग के आपके 2 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से हिंदी का अंग्रेजी में लिखना है उल्लंघन, अनुल्लंघन, लागू नहीं, विधानकारी, प्रत्युत्तर, तो इसके भी 2 मार्क्स के आपके हो जाते हैं। इसके बाद मुहावरों एवं लोकोक्तियों का अर्थ जो है वो आपको लिखना है। टाट बाहर आना, तालू में दांत जमना, सब जवाब दिखाना, उतर गई तो लोई तो क्या करेगा कोई, मैं, कह हंसा मोती चुगे, कह भूखा मर जाए, तो ये आपका दिया हुआ है, ये भी आपके 2 मार्क्स। इसके बाद ये आपका लास्ट है 5वां, कंप्यूटर संबंधी प्रश्नों को संक्षेप में उत्तर देना है। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या अभिप्राय है, वर्तमान परिदृश्य में उपयोग किए जाने वाले लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में आप जानते ही हो। मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपने कंप्यूटर की अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता ही होगा। www वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में सबको पता होगा। इंटरनेट ब्राउजर क्या है, उदाहरण के साथ देख रहे हो, 2 मार्क्स के हैं ये क्वेश्चन। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है, रैम रोम में क्या अंतर है। ठीक है, HTTP क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो ये टोटल आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इसके आंसर आप किस तरीके से 2.5 घंटे में आप लिखोगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर इसका पूरा सोल्यूशन दिखाती हूँ। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा 2021, जो कि 2022 में मेन परीक्षा हुआ था। ये 2021 में 2021 का फॉर्म था, 2022 में इसका पेपर हुआ था। ठीक है, अब इसका आप देख सकते हो 100 नंबर का, 2.5 नंबर का ये है खंड। अभी हमने इसका जो है पूरा पैरा पढ़ा था। शिक्षा का अर्थ है जीना सीखने की कला, हम जीते हैं समाज में, अतः शिक्षा का मूल स्रोत है समाज। तो ये आपने पूरा जो है पढ़ लिया है। होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। और वैसे भी आप अगर PDF डाउनलोड करना चाहो तो आप इंटरनेट पे कहीं पे भी डालोगे ना तो आपको इसका PDF मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है वहाँ पर शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, तो पहले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर दिया है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो अगर इसका मतलब शीर्षक लिखना है, इसका मेन क्या चीज़ें मतलब निकल करके आ रही हैं, इस चैप्टर का नाम क्या हो सकता है अगर इस तरीके का कहीं पर गद्यांश होता है तो इसका जो शीर्षक लिखा जाएगा वो हो जाएगा नैतिक शिक्षा एवं समाज। इसके बाद दूसरा आपका क्वेश्चन था कि प्रस्तुत गद्य अवतरण का सारांश लिखिए। तो इसका सारांश आप अपने शब्दों में लिखेंगे, ये नहीं कि पूरा का पूरा उसी को छाप देना है। तो आप कुछ अपने तरीके से कुछ ऐड करके चीज़ें जो है वो लिखेंगे। शिक्षा का मूल स्रोत समाज ही है, शिक्षा एवं शिक्षण संस्थाएं समान रूप से संबंधित है। अब देखो ये जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इसी तरीके से, आप इससे बहुत बेटर लिख सकते हो, कई गुना बेटर लिख सकते हो। तो ये एक बुक का जस्ट मैं आपको मॉडल दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप लिख सकते हो। समाज के मूल रूप एवं मान्यताओं का शुद्ध करने के लिए मान्यताओं का शुद्ध करने के लिए नैतिक शिक्षा बहुत आवश्यक है। आज मनुष्य भौतिकवाद को महत्व देता है, जिससे अपराध बढ़ रहे हैं, जिसका कारण नैतिक मूल्यों की शिक्षा का अभाव ही है। भौतिक प्रगति के साथ साथ
आध्यात्मिक प्रगति भी अति आवश्यक है। देखो ये सब सेंटेंस में आए थे, ठीक है, तो उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता, निराशा एवं हतोत्साहित होने की प्रवृत्ति को हटाने एवं चरित्र निर्माण एवं देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए मानसिक एवं आध्यात्मिक अनुशासन एवं नैतिक शिक्षा आवश्यक है। नैतिक शिक्षा से ही समाज स्वस्थ बनेगा। इसके बाद आप देख सकते हो ग वाला क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण के रेखांकित अंशों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो आपने आप देखा होगा कि 3 जगह पर 3 पार्ट में दिया हो, एक तो यहाँ पर अंडरलाइंड सेंटेंस है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है थर्ड। तो तीनों को 3 पार्ट्स में आप करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि शिक्षा का अर्थ ऐसे लिख करके, शिक्षा का अर्थ पूरा का पूरा तो लिखोगे नहीं, शिक्षा का अर्थ स्टार्टिंग और एंड वाला लिख करके उसके बाद इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको कर देना है। एक्सप्लेनेशन आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। ये आप एक मॉडल देख सकते हो। उसी तरीके से दूसरा वाला था सामाजिक जीवन का अभाव लास्ट में, और इसको भी आप एक्सप्लेन कर देंगे जो आपने। तो देख रहे हो एक ही क्वेश्चन से आपको कितने सारे क्वेश्चंस और काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको दिलाने वाले हैं। तीसरा है यदि हम आवश्यक, तो इसको भी आप एक्सप्लेन कर लेंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से पढ़ सकते हो। आगे आते हैं दूसरा। ये देखो अभी आपने देखा था कि दूसरा में एक पत्र दिया हुआ है, इसको टेबल फॉर्मेट में करना है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको टेबल फॉर्मेट में हम इस तरीके से लिखेंगे। इस तरीके से हम टेबल बना लेंगे। क्रम संख्या, सीरियल नंबर हो गया, पत्र संख्या हो गया, तिथि हो गया, प्रेषक का नाम एवं पता, यानी जिसने भेजा है उसको हम प्रेषक कहते हैं, और प्रेषिती का नाम एवं पता मतलब किसके पास भेजा जा रहा है उसका हो जाएगा, और संक्षिप्त सार हो गया। अब देख सकते हो कि पत्र संख्या यहाँ पर दिया हुआ था। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ये सबसे पहले पत्र संख्या दिया होता है, तो हमने पत्र संख्या लिख दिया, प्रेषक जिसने भेजा था उसका नाम हो गया, और प्रेषिती ये हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। दिनांक वहाँ पर डेट डाला हुआ था, इसके बाद प्रेषक का नाम एवं पता डाल सकते हो, और प्रेषिती का नाम एवं पता डालोगे, और संक्षिप्त सार में मतलब क्या कुछ था। तो अब देखो एकदम सेम टू सेम यही नहीं उतार देना है, ठीक है, इसको पढ़ लेना है आपको, और इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको अपने शब्दों में थोड़ा सा लिख देना है। बहुत ज़्यादा तोड़ना मरोड़ना नहीं है उसको, ठीक है, ऐसा लिखा हो जाना चाहिए जो कि समझ में आए। तो ये आपका हो गया। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट था तीसरा नंबर क्वेश्चन कि अर्थशास्त्रीय पत्र का अर्थ स्पष्ट, अर्थशास्त्रीय पत्र, कार्यालय आदेश और विज्ञप्ति का आशय जो है वो हमें बताना था, और उसको उसका एक मॉडल देना था। तो ये आप देख सकते हो कि अर्ध सरकारी पत्र जो होता है वो क्या होता है। जब किसी आवश्यक काम और संबंधित आधिकारिक का ध्यान तुरंत आकृष्ट कराना हो, तो सरकार के किसी आदेश का प्रतिपालन शीघ्रता से कराना हो, किसी विभाग में कोई जानकारी अविलंब, देखो दिया हुआ है अविलंब होगा देना है, तब अर्ध सरकारी पत्र भेजे जाते हैं। इन पत्रों में औपचारिकता का पालन नहीं किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है, या किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है, और सरकारी व्यक्तियों के पास भेजे जाने पर उसे सरकारी पत्र नहीं कहा जाएगा। इस प्रकार के पत्र का मूल उद्देश्य अधिकारियों की व्यक्तिगत सम्मति जानना था, किसी विषय की जानकारी या सूचना पाना, या किसी विचार विमर्श का आदान प्रदान करना होता है। इसमें किसी अधिकारी या व्यक्तिगत ध्यान किसी खास मामले में और आकृष्ट की ओर आकृष्ट किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र, अब इसका मॉडल भी हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप पहले लिखोगे जहाँ से आपका लिखा जा रहा है कि यानी भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, 10 मई 2022 क्रमांक। तो यहाँ पर इसके लिखने के बाद आप आगे लिखेंगे प्रिय शिवम जी, मतलब जिसको भी आप लिख रहे हो, कुछ एक फॉर्मेट दे रहे हो तो किसी का भी नाम लिख सकते हो। आपके पत्र संख्या, जो भी आपका पत्र संख्या है, मतलब कुछ डालना पड़ेगा, ऐसा कुछ फॉर्मेट तो दिया नहीं होता है। 1 मई 2022 के उत्तर में आपके सम्मुख 2 सुझाव प्रस्तुत करता हूँ। लाइक आप ना सब सुझाव वगैरह दे रहे हो। तो पहला, जब हम हिंदी कक्षाओं का आरंभ हुए 6 महीने हो चुके हैं, और इन कक्षाओं के लिए नियत पाठ्यक्रम समाप्त हो चुका है, अतः अगले महीने के आरंभ में परीक्षाएं लेने का प्रबंध किया जाए। तो कुछ इस तरीके से 2 पॉइंट आप कोई सुझाव देना चाहते हो, 2-3 पॉइंट वो आप लिख सकते हो। इसके बाद आपका सहभावी रजन प्रसाद, या कुछ भी आप नाम लिख सकते हो, XYZ, श्री विष्णुदत्त शुक्ल, कुछ भी नाम, उप सचिव, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली। तो ये एक फॉर्मेट हो गया आपका, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। एक और भी आपका क्वेश्चन था इसी के साथ में, दूसरा था कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, इसका उदाहरण। तो आइए कार्यालय आदेश के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कार्यालय आदेश क्या होता है। देख लो, ये कार्यालय आदेश भी मंत्रालय या कार्यालय कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना होती है। क्या होता है कि जो कार्यालय में काम कर रहे होते हैं उनके लिए सूचना वगैरह दी जाती है, तो इसके बारे में है। इसमें ऐसी सूचना होती है जिसका संबंध किसी कार्यालय के एक या अनेक कर्मचारियों से होता है। इसके अंतर्गत नियुक्त छुट्टियों की स्वीकृति या पदवृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। कार्यालय द्वारा बनाए गए सामान्य नियमों की सूचना भी इसके द्वारा दी जाती है। इस प्रकार के पत्र की रचना सरल उत्तम पुरुष में होती है। नीचे दाहिनी ओर अधिकारी का हस्ताक्षर पद सहित उल्लिखित किया रहता है।
स्वनिर्देश के लिए कोई शब्द नहीं रहता है, नीचे बाईं ओर उन व्यक्तियों का नाम उल्लेख रहता है जिनके लिए आदेश जारी किया गया है। तो यहाँ पर भी संख्या हो गया नई दिल्ली मई 2022, कुछ इस तरीके से भारत सरकार वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय। तो कुछ इस तरीके का ये आप आंसर लिख सकते हो। अब इसका फॉर्मेट ये देख सकते हो कि कार्यालय आदेश यह निश्चित किया गया है कि अब से किसी भी सहायक लिपिक कार्यालय की पत्रावली किसी भी दशा में घर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट आपका हो सकता है। गृह कार्यालय किसके लिए दिया गया है, तो ये आपका उनका नाम हो जाएगा। आगे आपका तीसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि ये बताओ विज्ञप्ति का आशय स्पष्ट करते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो जो नोटिफिकेशन निकलते हैं ना उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये आपका हो गया विज्ञप्ति या अधिसूचना, नोटिफिकेशन। सरकारी स्तर पर अधिसूचना का प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियमों, आदेश, अधिकार, चेतावनी, नियुक्ति और अवकाश आदि के प्रसंग से संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता के लिए राजपत्र गजट में प्रकाशित किया जाता है, इसे अधिसूचना कहते हैं। तो ये हो गया अधिसूचना। अब अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है। ये चीज़ें ना थोड़ा सा आपको ध्यान से अच्छे से करनी होती हैं। अधिसूचना गजट के किस भाग में प्रकाशित की जानी है इसका जो है स्पष्ट उल्लेख होता है। जिन अधिसूचनाओं को गजट में प्रकाशित नहीं किया जाता है तथा उन्हें समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है उन्हें विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। तो ये आपका प्रेस विज्ञप्ति का एक आप जो है मॉडल दे देंगे। ये हो गया आपका जैसे मध्य प्रदेश शासन गृह मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल, डेट हो गया, अधिसूचना क्रमांक हो गया, और ये आप अधिनियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 की धारा उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, राज्य लिखा हुआ है देखो, राज्य सरकार एतद द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस ईमेल आईडी, ये हो गया मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग को उक्त अधिनियम के तहत अधिनियम के अधीन एक संरक्षित तंत्र के रूप में अधिसूचित करती है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा ये हो गया आदेशानुसार। अब यहाँ पर नीचे आप लिख लेंगे कि क्या है, सरस्वती मिश्र सपोज उनका जो है जिसने लिखा है उसके बारे में हो गया, मतलब ये हो गया पृष्ठ संख्या और इनके बारे में ये आप कुछ इस तरीके से फॉर्मेट जो है वो लिख लेंगे नोटिफिकेशन का। आगे हम चलते हैं और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित प्रश्नों के इंग्लिश का हिंदी में जो है वो रूपांतरण करना था। तो आप देख सकते हो प्रोविजो, प्रोविजो का मतलब होता है, प्रोविजो यहाँ पर देखो प्रोविजो का मतलब होता है परंतु, बाय लॉ यानी उपविधि, अबंडेंटमेंट इसका मतलब हो गया परित्यक्त। तो ये आपके 3 हो गए। इसके बाद आपका आ जाता है कोरिगेंडम, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कोरिगेंडम, तो इसका अर्थ हो गया शुद्धिपत्र, कैडर यानी संवर्ग। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा दिया था हिंदी जो है उसका इंग्लिश लिखना था उल्लंघन, वायलेशन, अनुलग्नक, एनेक्शन, लागू नहीं, नॉट एप्लीकेबल, विधानकारी संधि, त्रुटि, प्रत्युत्तर, रिप्लाई। अब इसी के साथ में मुहावरा भी 5 दिया था, उसको आप देख लेंगे। टाट बाहर आना यानी बहिष्कृत करना, जाति पाति से अलग होना, सरोज को संप्रदाय जाति से बाहर विवाह करने से टाट से परिवार ने टाट से बाहर कर दिया। तालू में दांत जमना, बुरे दिन आना, सामत आना, सेठ रामप्रसाद अग्रवाल के दिवालिया हो जाने पर दांत तालू में जम गए। सब्ज बाग दिखाना मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रलोभन देना, झूठी दिलासा देना। तो ये आप देख सकते हो शिखर का तो काम ही है लोगों को सब्ज बाग दिखाकर पैसे ऐंठना। उतर गई तो लोई तो क्या करेगा कोई, यानी बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का भय नहीं रहता। तो मनीष से कितना भी कह लो वह सफाई नहीं करेगा क्योंकि उसकी उसकी तो उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, जैसी हालत है। नेक्स्ट है कै हंसा मोती चुगे, कै भूखे मर जाए, यानी प्रतिष्ठित और विद्वान व्यक्ति अपने अनुकूल प्रतिष्ठा के साथ ही जाना ठीक समझता है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रयोग। अच्छा, इसका प्रयोग ना उतना मुझे कुछ बहुत खास नहीं लग रहा है। आप ना कुछ अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा इन मुहावरों को, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा और उसी के अनुसार जो है वो उसको लिखिएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। अब ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या अभिप्राय है, इसको आप क्वेश्चन को देखेंगे और लिखेंगे। www की क्या उपयोगिता है, वेब ब्राउजर और रैम रोम और HTTP। इसका भी आप आंसर यहाँ पर देख सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो OS के नाम से भी जाना जाता है। यह असल में प्रोग्राम का एक सेट है जिसमें कंप्यूटर के लिए अनगिनत निर्देश होते हैं।
ठीक है, तो इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। दूसरा है www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। यह एक तरह का सब नेटवर्क होता है जो कि www सर्वरों द्वारा एक HTML फॉर्मेट में बनाया जाता है। आगे देख सकते हो इंटरनेट ब्राउजर के बारे में, इंटरनेट ब्राउजर के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप देख लेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज गूगल क्रोम। गूगल क्रोम सभी लोग यूज़ करते हैं, तो इसको भी आप देख लेंगे। एंड मोजिला फायरफॉक्स, इसको भी पढ़ लेंगे। एंड सफारी इसी तरीके से, और इंटरनेट हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। आगे आ जाते हैं, ये आपने देखा था कंप्यूटर में मुख्यतः दो प्रकार की मेमोरी होती है, तो कौन कौन सी? एक आपकी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देना है। रैम रोम में क्या अंतर है इसको आप बता देंगे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इनके बारे में आप देख लेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज आपका HTTP यानी ये आपका हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपका जो हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग होता है, ये आप देख लेंगे और इसका अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से इसको कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट अगर कोई क्लास होगा तो उसमें हम देखेंगे ये निबंध वगैरह के बारे में। आज आप बताना कि मुझे आपको कैसा लगा, ये कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है इन चीज़ों को तो मैं कंटिन्यू करूँगी। होप सो आपको ये सेशन पसंद आया हो। हमने यहाँ पर क्वेश्चन दिखाया है प्लस उसके साथ में उसका सोल्यूशन भी दिखाया। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए कंटेंट के साथ में। और हाँ, प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।